नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 24 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम विस्तार से एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे 14 ग्रीन शूट्स ऑफ रिवाइवल के बारे में, ग्रेट वॉल अगेंस्ट चाइना, फिर वर्क वीज़ा, यूएसए ने वर्क वीज़ा को कैंसिल किया है, सस्पेंड किया है टेम्पररली, तो इसकी इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या होगी उसको देखेंगे। और लास्ट में बात करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 ग्रीन शूट्स ऑफ रिवाइवल। भारत सरकार ने ये बताया है कि मई और जून में कुछ ऐसे इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए ग्रीन शूट्स, यानी कि नए जो पौधे जैसे उगते हैं उसी प्रकार से नए रिवाइवल हो रहे हैं इकोनॉमी में। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होने का मतलब ये है, या फिर ये कम कैसे हुआ था। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये कम क्यों हुआ था। फैक्ट्रीज जो हैं ये बंद हो गई थी, राइट, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो गया था। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ने लगा है, इंक्रीज़ होने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो धीरे धीरे ऑपरेट होने लगी हैं। फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया था, फ्यूल का कंजम्पशन भी बढ़ने लगा है। सामान का जो एक ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट जो है गुड्स का, वो भी इंक्रीज़ हो गया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 35,000 पॉइंट मार्क को क्रॉस किया है सेंसेक्स ने। तो भारत सरकार ने एक जो रिपोर्ट तैयार की, एक स्टेटमेंट तैयार की, इसका नाम है इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इसमें 14 ऐसे सेपरेट इंडिकेटर्स के बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देश को बताया है। सरकार ने यह भी बताया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कुछ किए गए हैं और सपोर्टिव सोशल, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो स्कीम्स लागू की गई हैं, तो इसकी वजह से भी ग्रीन शूट्स जो हैं उनको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। उसका एक रफ एग्जांपल ये है कि गरीबों के हाथ में जब पैसे आएंगे तो उन पैसों से वो चीज़ों को ख़रीदेंगे, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। डिमांड जब इंक्रीज़ होगी तो फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मैच होगी। तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। और ग्रीन शूट्स, तो इसके बाद मूवमेंट भी बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, फ्यूल का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा। फिर गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो इसके लिए फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा, राइट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी चीज़ का पार्ट हैं, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीज़ें अप होती हैं। सरकार ने यह भी बताया कि टाइम पर गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए, जो चीज़ें पॉलिसी मेजर्स ली, दोनों सरकार और आरबीआई ने, तो इसकी वजह से डैमेज जो है उसको मिनिमल करने की कोशिश जो है वो सरकार ने की है। बहुत सारी एजेंसीज़ का कहना यह है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत सरकार का, इस साल भारत की जीडीपी जो है इसका ग्रोथ होगा -7। कल हम बात कर रहे थे कि जो मूडीज़ हैं उनका कहना यह है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो -3 के आसपास ग्रो होगी। कुछ टाइम पहले हमने एक डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का एक आर्टिकल एनालाइज किया था, तो उसमें -15% तक की बात थी, लेकिन झुनझुनवाला साहब कहते हैं कि -12 की तो प्रिपरेशन हमें करनी ही चाहिए। एनीवे, सरकार का मानना यह है कि -7 के आसपास होगा। और पिछले 11 सालों में अगर देखें तो जीडीपी जो है वो सबसे कम फाइनेंशियल ईयर 20 में एक्सपांड हुई 4.2% से। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अनलॉक 1.0 जो हैं वो अपनी असर दिखा रहा है। ई वे बिल्स, इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो ये सारी चीज़ों में हमें एक राइज देखने को मिला है, ऐसा बताया है सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी साहब ने। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि रिकवरी की साइन तो दिख रही है, लेकिन जो लॉकडाउन से पहले का जो लेवल था उसको अचीव करने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो है कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर्स इंडाइसिस हैं, पीएमआई, तो पीएमआई जो है वो
अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन मई में ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हुआ है। यानी कि अप्रैल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन मई में इसकी स्पीड जो है वो कम हुई है, तो दैट्स ए गुड साइन। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है उसका आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जून में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो -6.2% का देखने को मिला है। ये 24% था अप्रैल में, मई में ये 12.5% था और जून में ये और ज़्यादा कम हुआ है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ई वे बिल का आंकड़ा भी अगर देखें तो 7.7 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ तक पहुंच गया है ई वे बिल का आंकड़ा, तो दैट्स अ गुड थिंग। एग्रीकल्चर की बात करें तो जो हमारी इकोनॉमी का बेस है, आज भी हमारी इकोनॉमी को हम खेती प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि 50% जितनी पॉपुलेशन खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। इस साल बारिश जो है ये 103% जितनी होगी, तो अच्छी बारिश की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। गेहूं की बात करें तो सरकार ने 38.2 मिलियन मेट्रिक टन्स गेहूं खरीदे हैं एज ऑफ 16 जून। 4.2 मिलियन यानी कि 40 लाख से भी ज़्यादा किसानों को टोटल 73,500 करोड़ रुपीस डिसबर्स किए गए हैं बिकॉज ऑफ दिस वीट परचेज। खारिफ क्रॉप की बात करें तो जो बुआई का टाइम है, जो सोइंग का टाइम है, तो ये वक्त जो है ये ऑलरेडी ऑन है। सोइंग सीजन इज़ ऑन ऑफ खारिफ प्रोडक्ट्स, और इसमें 39% इसके विस्तार में 39% राइज हमें देखने को मिला है। और फर्टिलाइज़र का सेल्स जो है वो लगभग 98% तक पहुंच गया है, तो ये भी कुछ पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिल रही हैं। डिमांड रिकवरी गुड एंड द ओके एंड द स्कैरी, इकोनॉमिक टाइम्स का एक ग्राफिक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल में ख़ास करके पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं लोग, तो इसकी वजह से छोटे जो टू व्हीलर्स हैं और छोटी कार्स जो हैं, तो उसकी डिमांड में हमें एक राइज देखने को मिलेगा। टोटल मार्केट की वैल्यू है $53 बिलियन, और 75 से 80% जितने बुकिंग्स जून में। और प्री कोविड लेवल के बारे में बात करें तो कार्स और टू व्हीलर्स जो हैं, तो उसके बुकिंग्स में 65 से 70% जितना हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, अगर लॉकडाउन से पहले लेट्स से कि जनवरी में या फिर फरवरी में आप 100 मोटरसाइकिल्स बेचते थे, तो अब कुछ 65-70 जितने मोटरसाइकिल्स आप बेच पाएंगे, राइट। ये एक रफ आंकड़ा है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू है कुछ 4.2 लाख करोड़ रुपीस। सेल्स जो है वो धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, खास करके रूरल एरिया में डिमांड जो है वो बढ़ रही है। फूड और हाइजीन गुड्स की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, और फिज़िकल शॉपिंग और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो है नॉन एसेंशियल आइटम्स की नहीं हो रही है। तो अब मॉनसून के ऊपर आधार रखेगा कि, और एमजी नरेगा, ये दोनों चीज़ें जो है वो रूरल डिमांड को और ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड करेगी। फिज़िकल रिटेल की बात करें तो मॉल्स, शॉप्स जो हैं वो खाली हैं, तो यहाँ पर कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में भी यही सिनारियो है, होम बायर्स जो हैं वो थोड़े कॉशियस हैं, और प्राइस करेक्शन की राह देखेंगे तो इस टाइम रियल एस्टेट भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। रेस्टोरेंट्स की भी यही सिचुएशन है, कस्टमर्स जो हैं वो डरे हुए हैं। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी यही है, जो कॉरपोरेट ट्रैवल है वो काफ़ी कम हो रहा है, और लेजर के लिए जो ऐसे ही घूमने के लिए लोग जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी डाउन होगी। ई कॉमर्स में चीज़ें जो हैं वो रिकवरी के मोड में है। 80-90% जितना जो एक प्रोडक्शन है, नॉट प्रोडक्शन लेकिन डिमांड जो है वो 80-90% तक रिकवर हुई है। पावर की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्री कोविड डिमांड कितनी थी, पीक आवर्स की 170 गीगावाट। करंट डिमांड कितनी है, 159 गीगावाट, विच इज़ नॉट दैट बैड। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम की करंट डिमांड जो है ये 25% डाउन है, और अब धीरे धीरे जो सेल्स बढ़ेगा तो फिर डिमांड भी इसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ सकती हैं। ग्रेट वॉल अगेंस्ट चाइना, इंडियन कस्टम्स जो हैं चाइना से आने वाला सामान जो है उसको 100% अब चेक करने वाले हैं, राइट। इसकी एक और अच्छी तरीके से स्क्रूटिनी की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा कि इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे देश में ना आ जाएं। और चेन्नई का जो पोर्ट है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। लगभग टेलीकॉम पार्ट्स और इक्विपमेंट्स जो हैं वो चाइना के चेन्नई से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से आने वाले जो टेलीकॉम पार्ट्स और इक्विपमेंट हैं वो चेन्नई के पोर्ट के माध्यम से हमारे देश में एंटर होते हैं। और ऑटो कंपोनेंट के लिए भी ये चेन्नई का जो पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के प्रोडक्ट्स यहाँ से ही, हमारे देश में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यहाँ से ही इंपोर्ट किए जाते हैं।
100% फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब यह है कि चीज़ें और ज़्यादा डिले होगी, आपका कंसाइनमेंट जो है वो डिले होगा, वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा पोर्ट के ऊपर। पोर्ट में चौक सिचुएशन, चौक यानी कि वहाँ पर ब्लॉकेज की सिचुएशन भी हो सकती है, एक साथ ज़्यादा सामान आ जाएगा। और फिर एक तरफ फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नियम को भी मेंटेन करना है, स्टाफ की शॉर्टेज भी है, तो और ज़्यादा डिले चीज़ों में हो सकता है। भारत सरकार का कहना यह है कि उन्होंने ऐसा कोई खास ऑर्डर नहीं दिया कि सिर्फ चाइना से आने वाले सामान को देखिए, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं। पहले ऐसा था कि 70% चीज़ें जो हैं उनको बिल ऑफ एंट्री जो है उसको देखा जाता था और 30% चीज़ों को ही एग्जामिन किया जाता था, लेकिन अब 100% चीज़ों को एग्जामिन किया जा रहा है, खास करके चेन्नई पोर्ट में। और अब यही चीज़ दूसरे पोर्ट्स में भी हो सकती है। तो बिल में ऐसा होता है कि मैच किया जाएगा, बिल ऑफ एंट्री जो है कि जो आपने सामान भेजा है तो वो सामान की वैल्यू तो करेक्ट है, क्या उसकी ज़्यादा वैल्यू दिखाई जा रही है या फिर अंडर वैल्यू उसको किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से देखी जाएगी। तो ऑफ कोर्स इसमें डिले होगा। बायलैटरल ट्रेड की बात करें भारत और चाइना के बीच में, तो बायलैटरल ट्रेड हुआ $87.1 बिलियन का। इसमें भारत ने $16.8 बिलियन की चीज़ें चाइना को बेची और चाइना से हमने कुछ $70.3 बिलियन की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो 53.6 बिलियन है, यानी कि चाइना हमें 53.6 बिलियन की चीज़ें ज़्यादा बेचता है हर साल। वर्क वीज़ा के बारे में बात करें तो वर्क वीज़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है भारत और यूएसए के बीच में। भारत के बहुत सारे लोग यूएसए की बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं उनके सीईओ हैं, उनकी टॉप पोजीशन में हैं, और ये कुछ फेमस नाम हैं जो हम जानते हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे मिडिल लेवल पर हैं, मिडिल लेवल यानी कि मैनेजमेंट का जो मिडिल लेवल है वहाँ पर हैं, सीनियर लेवल में भी हैं और बॉटम लेवल पर भी होते हैं भारत के लोग। तो हर साल हज़ारों भारत के लोग जो हैं वो यूएसए में वर्क वीज़ा लेकर जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और फिर एक्सटेंड होते रहते हैं वीज़ा और वहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे भारतीयों को आप भी जानते होंगे। तो यूएसए की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि टेम्पररली यानी कि 31 दिसंबर तक ये जो वर्क वीज़ा है, जिसमें सबसे फेमस है H1B वीज़ा, तो ये H1B वीज़ा को सस्पेंड किया जाएगा 31 दिसंबर तक। और ये एक प्रकार से पॉलिटिकल डिसीजन लिया है मिस्टर ट्रंप ने। मिस्टर ट्रंप का कहना यह है कि अमेरिका की जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन लोगों के लिए अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी जो है उसको फिर से उन्होंने एक नया फ्यूल दिया है। इलेक्शन सब दूर नहीं है तो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया हो। लेकिन इसकी वजह से लगभग 20,000 जितने भारत के एप्लीकेंट्स जो इस साल उन्होंने अप्लाई करना था, तो उनके ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल के टिम कुक, अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल के जो सुंदर पिचाई हैं, तो उन्होंने भी ये बताया कि ये जो मूव है यूएसए की सरकार का, तो इसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी डैमेज होगा। इनोवेशन के लिए ये अच्छा डिसीजन नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि वर्क वीज़ा की बात करें तो 70% जितने यूएसए के जो भी वर्क वीज़ा हैं, तो 70% वर्क वीज़ा जो हैं वो किन को मिलते हैं, वो इंडियंस को मिलते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। लास्ट बात करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में। परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी की बात करें तो यूएसए और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पीपीपी के कंटेक्स्ट में अगर देखें, पीपीपी के टर्म में, तो भारत का नंबर है, ऐसा बताया है वर्ल्ड बैंक के डेटा ने। वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम 2017 का रेफरेंस जो है वो रखा है और इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम का रिपोर्ट रिलीज़ किया है। तो इसमें भारत का थर्ड रैंक है, नंबर 1 पर है। पीपीपी के माध्यम से अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पर है यूएसए और उसके बाद है चाइना। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स कि पीपीपी का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट थिंग, राइट। और एक और चीज़ बिफोर आई एक्सप्लेन पीपीपी, ग्लोबली 176 इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती है इसमें, और नेक्स्ट जो साइकिल है वो 2021 में की जाएगी। 2021 जो है वो रेफरेंस ईयर रखा जाएगा। ये जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है तो इसका रेफरेंस ईयर है 2017। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कई बार आपको इस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि लेटेस्ट जो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है तो उसमें रेफरेंस ईयर कौन सा रखा गया था, 2018, 2016, 2017 या फिर 2020। आंसर इज 2017, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, पीपीपी का मतलब क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि देखिए यूएसए के डॉलर की बात करें और इंडियन रुपीस की बात करें, और यूएसए का डॉलर, राइट, और ये रहा इंडिया का रुपीस। तो
generally let's say 70, no this is not right, let me write it down again. ये है यूएसए, ये है भारत, ओके इनका है ये डॉलर और हमारा है ये रुपीज़। तो 70 रुपीज़ के बराबर होता है एक डॉलर। तो कई बार हम कहते हैं कि आप यूएस में हैं तो आपकी कितनी सैलरी है, किसी लोगों को ऐसा पूछते हैं कई लोग, राइट ऐसा पूछना नहीं चाहिए, किसी को सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, बट एनीवे कि आपकी कितनी सैलरी है, तो कहते हैं कि भाई हमारी कुछ $5,000 सैलरी है। तो फिर हम कैलकुलेटर निकालते हैं और देखते हैं कि ओके इनकी $5,000 सैलरी है, यानी कि 3.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है, राइट। इफ़ यू मल्टीप्लाई 5,000 इंटू 70 तो आपको आंकड़ा मिलेगा 3,50,000 की इनकी 3,50,000 सैलरी है यूएसए में। तो हम ये मानते हैं कि ओके 3,50,000 यानी कि वो इतना इतना कर सकते हैं, लेकिन यूएसए का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। अगर इंडिया में आपकी 3,50,000 जितनी सैलरी है तो यू कैन लिव ए वेरी लेविशिंग लाइफ, आप एक बहुत ही अच्छे फ्लैट या फिर मकान में रह सकते हैं, यू कैन परचेस ए गुड हाउस, या फिर आप रेंट पर अच्छा मकान ले सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। आपको पता है कि 3,50,000 इज़ अ बिग थिंग इन आवर कंट्री। यूएसए में $5,000 जो है वो कोई शायद नई बात या फिर बड़ी बात नहीं होगी, राइट। वहाँ पर इतने पैसे अगर आप कमाते हैं तो खर्च भी इतने हैं, पेट्रोल का खर्च, वहाँ पर कार के इंश्योरेंस का खर्च, रहने का खर्च, ये सारी चीज़ें, खाना पीना आप बाहर खाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। काम के लिए जाते हैं तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप घर पर आए खाना खाने के लिए, भारत की तरह 1-2 घंटे सोएं और उसके बाद जॉब पर वापस जाएं, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, तो खर्च वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर 5,000 कमाने वाला व्यक्ति जो है वो भारत में जो 3.5 लाख रुपए कमाता है उस हिसाब से जीवन जी सकता है? नो। तो इसके लिए पीपीपी निकाला जाता है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेसेसरी चीज़ें हैं, राइट। इसमें बहुत टेक्निकली मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए अगर बताऊँ तो दूध एक ऐसी चीज़ है, मिल्क, राइट, जिसका कंजम्पशन दोनों करते हैं, यूएसए के लोग भी करते हैं और भारत के लोग भी करते हैं। वहाँ पर कॉफ़ी या फिर चाय में यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पर चाय या फिर बोर्नविटा एक्सेट्रा में चीज़ें यूज़ करते हैं, दूध का इस्तेमाल। फिर दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑयल हैं, ब्रेड एक्सेट्रा। तो दूध की बात करें तो लेट्स से कि यूएसए में 1 लीटर दूध लेने के लिए अगर आप जाएँ तो आपको $4 पे करने पड़ सकते हैं, $4, राइट। तो इंडिया में अगर आप अच्छी क्वालिटी का दूध खरीदें देन यू वुड पे समवेयर अराउंड व्हाट 70 रुपीज़, लेट्स से, राइट, कि आपको 70 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। तो अब अगर हम देखें कि दूध खरीदने के लिए दूध की पीपीपी निकाले दोनों देशों की, तो यहाँ पर $4 का मतलब कितना हुआ, 70 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 280 रुपीज़, राइट। 280 रुपीज़ 1 लीटर दूध यूएसए में आपको इतना पड़ेगा, लेकिन भारत में वो है 70। तो आप अगर इसको डिवाइड करें तो 70 और 280, तो वी फाइंड के यहाँ पर आपको मिलेगा 4, इज़न्ट इट, के 4:1 का है, यानी कि यूएसए का जो मीन्स भारत का जो ये जो डॉलर है, यूएसए का जो डॉलर है उसमें $4 में जो आप चीज़ें खरीद सकते हैं उतनी चीज़ें आप इंडिया में 70 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। तो इसका रेशियो हो गया 1:4 जितना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो $1 की भले ही वो फॉरेक्स में $1 की कीमत 70 रुपीज़ है, लेकिन पीपीपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें आप तो $1 की यानी कि वहाँ के $4 जो हैं उनका इक्विवेलेंट है 70 रुपीज़, यानी कि $4 पीपीपी के टर्म्स में, राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेट मी रिपीट हियर अगेन कि फॉरेक्स मार्केट में अगर आप देखें एक्सचेंज में कि अगर आपके पास $10 हैं, आपकी जेब में $10 हैं, तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको किसी फॉरेक्स एक्सचेंज वाले के पास ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि मुझे ये इसके इक्विवेलेंट रुपीज़ दीजिए, तो वो आपको 700 रुपीज़ दे देंगे। तो आपको लगेगा कि ओके 700 रुपीज़ मुझे मिल गया, लेकिन एक्चुअली में ये दूध का एग्जाम्पल जो हमने देखा तो उसमें क्या हुआ कि अगर आपके पास $10 हैं या फिर लेट्स से $1 जो हैं आपका, तो $4 जो है, नॉट $1 लेकिन $4 जो है, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 70 रुपीज़, राइट। आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू। अगर आपको कन्फ्यूज़न है इस पीपीपी में तो लेट मी नो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको दूध वाला एग्जांपल याद रखना है कि 280 रुपीज़ में 1 लीटर दूध वहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 70 रुपीज़ में मिल रहा है।
तो $4 बराबर 70 रुपीज़, ये रेशियो निकलता है इस एग्जाम्पल से। फिर जो आप मैथ्स इसमें डालें, 50 रुपीज़ डाल दें, तो फिर डिवीजन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर हो सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस हिसाब से पीपीपी के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो 3rd रैंक के ऊपर है एज पर वर्ल्ड बैंक। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।